तो वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का, ठीक है। पहला चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखो आप मैथ का वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, ठीक है। बिना पेन कॉपी के खाते पीते मत देखो। तो स्टार्ट करते हैं नया बैच 2023-24 का। पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्याएं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपकी संख्याओं के बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं संख्याएं, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले वो देख लो कि ये संख्याएं जो होती हैं सर, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। इनके भी प्रकार होते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन कितना है, दो टाइप्स में होता है। तो कौन कौन सी होती हैं आप वो देखो। सबसे पहले एक तो होती है आपकी वास्तविक, मतलब रियल नंबर, ठीक है। और की होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी, काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम क्या बोलते हैं आपको, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब हमें इनमें से कौन सी नंबर पढ़नी है, क्योंकि हमारा क्लास 10th का देखो आपका चैप्टर दिख रहा है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे भी क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो ये वाला जो आपकी रहेंगी वास्तविक संख्याएं, ये जो है आपकी क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है ना। और ये जो आप काल्पनिक संख्याएं पढ़ोगे ना, ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, आप क्लास 11th में चले जाओगे ना, तब आप वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाली फॉर्म की संख्याएं पढ़ोगे, तो वहां आपको मिलेंगी सारी इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो अभी हमें केवल और केवल क्लास 10th में पढ़नी है वास्तविक संख्याएं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप्स की होती हैं। देखो संख्याओं को आगे जाके अगर मैं डिवाइडेशन करूं तो इनको बांटा गया है दो में। ये कौन कौन सी होती हैं, एक तो हो गई आपकी परिमेय, जिसे आप बोलते हो रेशनल, और दूसरी होती है आपकी अपरमेय, जो दूसरी होगी आपकी इरेशनल, ठीक है। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में आपको जानना है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है। मैं नॉर्मल सी अगर डेफिनेशन की बात करूं वास्तविक संख्या की, तो वे परमेय तथा अपरमेय संख्या मिलकर के क्या बनाती है, आपकी वास्तविक संख्या बनाती है, रियल नंबर बनाती है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाती हैं, आपकी रियल नंबर्स बनाती हैं, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के आपके रियल नंबर्स बनाती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझना क्या है कि क्या होती है रेशनल नंबर और कौन सी होती है आपकी इरेशनल नंबर। इनको पहचाना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप क्लास 10th के, अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बात करता हूं, तो वहां पे आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि √3 को आपको सिद्ध करना होगा कि ये एक अपरमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अंडर रूट में √3 लिखा हुआ है, ये रेशनल है, ये परमेय है, या अपरमेय संख्या है। तो उसे पहचाने कैसे, सबसे पहले प्रूफ तो आप तभी करोगे ना, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपकी परमेय और अपरमेय संख्या को समझेंगे सबसे पहले। ऐसे आपको उसमें बहुत सारे, तो परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, सबने पढ़ी होगी, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया, लिखा जा सकता हो, ठीक है। वे संख्याएं कौन सी होती हैं, आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर होती है, यदि मैं उसे भिन्न के रूप में, फ्रिक्शन के रूप में यदि लिख सकता हूं, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन कंडीशन और है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया ये। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1/√2 मैंने लिख दिया एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2। अब मुझे आप साफ साफ देख के बता सकते हो कि सर मैं इसको P/Q के रूप में भी देख सकता हूं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये संख्या मेरी परमेय संख्या होगी, बिल्कुल। ये संख्या आपकी कौन संख्या होगी, आपकी परमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाएगी। सपोज करो मैंने 5 लिख दिया, तो मैं 5 को भी P/Q के रूप में लिख सकता हूं। देखो कैसे लिख सकता हूं, ये आपको P/Q के रूप में दिखेगी। ये हो गया 5/1 हो गया। तो अब कौन सा आ गई, ये P हो गया, Q हो गया, ठीक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो संख्या कौन सी हो गई, आपकी परमेय संख्या हो गई। अगर मैं 0 लिखूं, क्या 0 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो भाई, 0 में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो वो 0 ही आता है। तो मैं 0 के नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ, कि 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/100 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लो यार, P/Q के रूप में हो गया है। हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि अंश में आपका जो ऊपर जो P के फॉर्म में 0 आ रहा है, हमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जो हर है, ठीक है। अगर आपका हर जीरो आ गया तो फिर वो अलग चीज बन जाती है, लेकिन जब तक आपके ऊपर जीरो है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हमने पी बटे क्यू के रूप में देख लिया, नीचे जीरो भी नहीं है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ये एक परमेय संख्या है। तो शून्य क्या हो गई आपकी, एक परमेय संख्या हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको एक चीज ऐसे लिखा हुई 1/2 लिखा था, जैसे मैंने अभी ये लिखा है, और एक मैंने ऐसे लिख दिया 1/√2 लिख दिया, ठीक है। थोड़ा समझना, इसमें सारा ट्विस्ट छिपा हुआ है इस चीज का, ये क्लियर हो जाएगा तो सब चीज समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो 1/2 लिखा हुआ है, ये भी आपका पी वाई है, पी बटे क्यू के फॉर्म में, और ये भी आपका पी बटे क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे भी आपका क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो परमेय संख्या है, ठीक है, ये आपकी परमेय संख्या है, और ये जो है आपकी अपरमेय संख्या है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज आपकी 1.2 सॉल्व करोगे ना, तो वहां एक क्वेश्चन मिलेगा 1/√2 में, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा आपको, और वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो संख्या आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और दोनों में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है, कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये परमेय क्यों और ये अपरमेय क्यों है, ठीक है। अब इसकी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो पी और क्यू मैंने लिए हैं, जहां पे मैंने पी और क्यू जो लिए हैं, एक कंडीशन तो ये होगी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि पी तथा क्यू कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर लो आप, होनी चाहिए, कि आपने जो P और Q लिए है वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर नंबर में से अगर कोई है, जैसे 1 और 2 यहाँ पे है, तो ये 2 जो है इंटीजर है, पूर्णांक संख्या, लेकिन √2 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, तो मैं आराम से कह सकता हूँ ये तो परमेय है और ये अपरमेय है। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये सर अपरमेय संख्या तो ऐसे बहुत हो सकती है, √3/2 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो √3 है ये क्या है, आपका पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप बोल सकते हो कि ये क्या आपकी इरेशनल नंबर है, जैसे 1/√2 मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। 2/√5 लिख दिया आपने कि सर ये भी है, बिल्कुल ये भी है, क्योंकि यहाँ पे √5 जो है आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है। इतना समझ में आ रहा है। परमेय संख्या की डेफिनेशन में एक चीज आपको छिपी हुई थी, वो है पी और क्यू जो है वहां पे इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए P बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। एक चीज और यहाँ से आप नोट कर लो, आपके लिए थोड़ी नॉलेजेबल रहेगी। क्या है वो कि सर Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 आ गया। सपोज करो, अब तक तो हमने ऐसे एग्जाम्पल पढ़े कि 0/5 जो है, आराम से आप बोल सकते हो कि सर ये परमेय संख्या है, जो मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आ गया 5/0 आ गया, तो अब इसको आप परमेय बोलोगे क्या परमेय बोलोगे, ये बताओ। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, सर कैसे सोचेंगे हम कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर परमेय में, तो सर ये परमेय तो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रही, मतलब रेशनल नंबर तो कहीं से नहीं दिख रही, ठीक है। तो सर ये इरेशनल नंबर होगी, नहीं भाई, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, ये ना तो परमेय होगी और ना ही आपकी अपरमेय होगी, ना ही परमेय है और ना ही अपरमेय है। क्यों नहीं है, अब बात देखो, ठीक है। 5/0 आ गया, जब मैं 0 से किसी संख्या को मैं डिवाइड करता हूं तो क्या मुझे पता चलेगा कितनी बार डिवाइड हुआ, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है, पर ये सब चीजें अपरिभाषित होती है, नॉट डिफाइन होती है, और जब कोई चीज नॉट डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है, तो आप कह सकते हो कि सर वो तो ना तो परमेय होगी और ना ही अपरमेय होगी, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया। जब भी आपको 0 नीचे दिख जाए तो वो ना तो परमेय है, ना रेशनल नंबर रहेगी, ना ही आपकी रेशनल नंबर रहेगी। इसे आप नोट लगा के नीचे लिख लो, ऐसे सेम टू सेम इसको पूरा एक नोट लगा के आप नीचे इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। यदि Q 0 में आ गया तो क्या होगी, वो परमेय है क्या परमेय, तो वो कुछ ना होगा, ठीक है, ना तो रेशनल है ना रेशनल होगी, नोट कर लो। दूसरा टाइप होता है कि जब आपका पॉइंट नंबर 2 संख्या आपको अंडर रूट के अंदर दे रखी हो, संख्या आपको अंडर रूट के अंदर दे रखी हो, तो कैसे आप सोल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे √16 लिख दिया, ठीक है, √25 लिख दिया, और मैंने रूट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे √13 लिख दिया, ठीक है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, √21 लिख दिया, कुछ भी आप लिखो।
ढेर सारे एग्जांपल ले लिए। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आपको इस प्रकार की संख्या दिख जाए तो कैसे आप पहचानोगे? अगर अंडर रूट में कोई संख्या दिख जाए तो वो रेशनल रहेगी या इरेशनल रहेगी, कैसे उनको आप बताओगे कि सर कैसे पहचाने हम रेशनल है कि इरेशनल है? यदि संख्या के अगर आप रूट को सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर वगैरह सॉल्व करूंगा तो देखो मैं आराम से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है, अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो ये 2 से 2 कट गया, 4 बार निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 4 बार निकल के आया, ये पता चल गया। ठीक है, जब जब अंडर रूट के अंदर से अंडर रूट के अंदर से संख्या जो है कंप्लीटली कुछ ना कुछ बाहर निकल के जाए, क्या निकल के आए उससे मतलब नहीं है, यहाँ 16 था यहाँ 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंडर रूट आपका कंप्लीटली गायब हो गया। ठीक है, अंडर रूट जो है आपका कंप्लीटली गायब हो जाए तो संख्या आपकी कौन सी होगी? परमेय संख्या होगी, आपकी रेशनल नंबर कहलाएगी। ये ठीक है। अब अंडर रूट 25 में मुझे पता है 5 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 5 की पावर 1, मतलब हो गया आपका 5। तो वही अंडर रूट के अंदर से संख्या कंप्लीटली बाहर आ गई है भाई, पूर्ण रूप से बाहर आ गई ना संख्या। अब संख्या अगर पूर्ण रूप से बाहर आ गई तो संख्या अभी आपकी परमेय संख्या। इतना क्लियर हो गया। सर मैं रूट 13 को कैसे लिखूं फिर? सर रूट 13 को आप कैसे भी नहीं लिख सकते। ठीक है, रूट 13 को आप तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये एक आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर आ जाती है तो वो 100% आपकी अपरमेय संख्या होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये कौन सी होगी? आपकी अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट गायब नहीं हो रहा ना। ठीक है, अब इसको बात करूं मैं, देखो इसको मैं 3/7 लिख सकता हूं इसके अंदर, लेकिन इनमें से मैं कहीं भी कैसे भी इसको ना 3 को बाहर निकाल सकता हूं ना 7 को बाहर निकाल सकता हूं। तो ये भी कौन सी संख्या होगी? आपकी अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, आपका अगर अंडर रूट का कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो समझ जाओगे कि यदि सर मैं अंडर रूट को हटाने की कोशिश करूंगा और हटाने के बाद यदि संख्या कंप्लीटली बाहर आ जाती है, ठीक है, तो संख्या आपकी रेशनल नंबर रहेगी। और यदि अंडर रूट रह जाता है संख्या पे तो कौन सी होगी? आपकी अपरमेय संख्या। और कंप्लीटली गायब हो जाता है तो आपकी संख्या होगी आपकी परमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखो एक चीज आप नोट करके लिख लो क्योंकि ये आपको काम आने वाली है क्लास 10th में। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने ये 2 चीज पढ़ ली हैं, एक तो डेफिनेशन पढ़ ली थी अच्छी तरह, दूसरा पढ़ लिया यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दिख जाती है तो उसको कैसे पहचानते हैं। अब एक नोट करके लिख लो, यदि परमेय संख्या हो, परमेय संख्या और साथ में आ रखी हो आपकी अपरमेय संख्या, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन में आ रखी हैं अपरमेय संख्या, तो किसी ना कोई साइन तो उनके बीच में लगा हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है वो प्लस के कॉम्बिनेशन के साथ आई हो सकता है वो माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ आई हो सकता है वो मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन के साथ आई हो सकता है वो डिवाइड में आ रखी हो। तो वो किसी के भी साथ में आ जाए, जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो इक्वल टू निकल के आपको अपरमेय ही संख्या आएगी। जो संख्या बनेगी वो भी आपकी इरेशनल नंबर ही बनने वाली है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने परमेय संख्या ले ली 2 और मैंने अपरमेय संख्या ले ली √3। अब अगर बीच में प्लस का साइन लगा देता हूं तो कंप्लीटली बन जाती है आपकी अपरमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर बन के निकल के आती है भैया। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि माइनस का साइन लगा देता हूं तो भी आपकी अपरमेय संख्या होगी। अगर मैं इसको 2√3 ऐसे ही लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन के साथ तो भी आपकी कौन सी होगी? ये अपरमेय संख्या ही बनने वाली है। और अगर मैं इसको 2/√3 लिख देता हूं तो भी आपकी रेशनल नंबर ही बनेगी भैया। ठीक है, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या अब आपको पहचानना आ गया होगा कि कौन सी संख्या परमेय होती है, कौन सी संख्या अपरमेय होती है। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अगला जो आपकी प्रमेय रहेगी, थ्योरम रहेगी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, तो उससे पहले आपको क्या होता है कि कुछ टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे आपको अब भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कौन सी होती है, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर कौन सी होती है, तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही यदि आप रेशनल और इरेशनल पे और ढेर सारे क्वेश्चन करना चाहते हो और भी आप दशमलव वाली जो संख्या होती है उनको कैसे पहचानते हैं या और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखी है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं आपकी भाज्य संख्याओं पर, अभाज्य संख्याओं पर। तो आप 2 इस प्रकार से क्या कर लीजिए, कॉपी में ऐसे बना लो, बना लिया आपने, एक साइड में लिख लो आपकी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट है उनको क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तभी हमारे थ्योरम समझ में आएगी। अब भाज्य संख्या और दूसरी साइड में लिख लो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। और अब भाज्य को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर।
तो सबसे पहले समझेंगे हम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य, देखो थोड़ा सा जो हिंदी में जो वर्ड है वो अभाज्य, मतलब ऐसी कोई चीज जो भाजित नहीं होती हो, मतलब जिसमें डिवाइड नहीं होता हो। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिख लो अभाज्य में, देखो छोटे छोटे पॉइंट लिख के चलो, फिर मैं वो सब चीजों को समझाते हुए चलूंगा आपको, ठीक है। तो एक चीज लिख लो अभाज्य संख्या में कि सर वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और वो संख्याएं खुद से डिवाइड होती हों, ठीक है, या तो एक का भाग जाता है या वो खुद से डिवाइड होती हों, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या होती है आपकी, प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मैं संख्या को डिवाइड करूं या तो एक से हो गई या फिर खुद से डिवाइड होगी, एक से या फिर खुद से डिवाइड होगी कंप्लीटली, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो एक का ही भाग जाता है या फिर वो खुद से ही भाग चला जाता है उसमें, और कोई ऐसी तीसरी संख्या नहीं बननी है जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो ये तो हो गया आपके अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हो गई, छोटी सी एक पॉइंट हो गया, आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल से अगर मैं इस पॉइंट को समझूं तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। अब मुझे बात बताओ 5 जो है, 5 में एक का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा यार, एक का क्यों नहीं जाएगा, और 5 में 5 का भी भाग चला जाएगा, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि 5 में या 5 में किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप देख लो 5 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, या तो 1 का जाएगा या 5 का जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ संख्या कौन सी होगी आपकी, प्राइम नंबर होगी, अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। मैंने 7 ले लिया, 7 में भी 1 का ही जाएगा और 7 का ही जाएगा, ठीक है, मतलब खुद से होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, ये भी क्लियर है। कि सर आपने 11 ले लिया, 11 में भी 1 का भी और 11 का भी, 2 के अलावा और कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से और 5 से भाग जा रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये 5 के क्या है, दो संख्या जो है इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको इसके फैक्टर बोल सकता हूँ, इसे गुणनखंड बोल सकता हूँ। तो एक बात बताओ, 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 11 के भी 2 फैक्टर हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। इतना क्लियर आ गया। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे कि सर अगला पॉइंट हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स जो होती हैं ओनली हैव 2 फैक्टर्स, ओनली हैव 2 फैक्टर, ये आप लिख लो, मतलब उनके 2 गुणनखंड होते हैं बस, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि नहीं हुए कि सर ऐसी संख्या है जिनमें 1 से और खुद से डिवाइड हो। दूसरा पॉइंट होगा जिनके 2 फैक्टर होते हो, ठीक है, फैक्टर मतलब जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, इसमें भी लिखना बाकी है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। संख्याओं की बात करते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर की मैं अगर बात करूंगा तो सर आपने बताया था यदि 1 से और खुद से डिवाइड होगी तो अभाज्य संख्या होगी। सर ऐसी तो सारी संख्याएं हैं, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, ऐसी सारी संख्या है, ठीक है। तो इनके अलावा यदि कोई तीसरी संख्या से उस संख्या में भाग चला जाता है तो संख्या कौन सी होगी आपकी, कंपोजिट नंबर होगी, मतलब भाज्य संख्या होगी। जैसे अगर एक बात बताऊं कि मैंने ले लिया 8 में अगर मैं बात करता हूं तो 1 का भी भाग चला जाता है, 8 का भी भाग चला जाएगा, चला के नहीं जाएगा, ये तो हो गए 1 से और खुद से। अब इसके अलावा किससे भाग जाएगा, सर 2 से भी चला जाता है, ये पता चल गया। सर 4 से भी चला जाता है, बिल्कुल बात सही हो गई। अब डेफिनेशन क्या कहती थी, सर 2 से ज्यादा अगर संख्या का भाग चला गया तो कौन सी होगी आपकी, भाज्य संख्या है। तो मैं यहां लिख सकता हूं यदि मोर देन 2 नंबर्स यदि डिवाइड कर देती है किसी संख्या को तो कौन सी होगी आपकी, कंपोजिट नंबर होगी। तो 2 से ज्यादा संख्या, 2 से ज्यादा संख्याओं से अगर विभाजित होगी, संख्याओं से भाग चला गया, भाग पूर्णतः चला जाता है, पूर्णतः चला जाता है, तो संख्याएं कौन सी होंगी आपकी, भाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि वो 2 संख्या तो हमें पता है, एक है और वो खुद है, वो अगर होगी तो आपकी अभाज्य होगी। लेकिन 2 से जैसे ज्यादा हो गई, 2 से ज्यादा हो गई, मतलब एक और खुद के अलावा कोई संख्या का आ गया तो समझ लो कौन सी संख्या हो गई आपकी, भाज्य संख्या हो गई, मतलब कंपोजिट नंबर हो गई। हो गया भाई पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे से, मैंने 8 ले लिया था, अब मैं लेने की बात करता हूँ 15 की बात करता हूँ, ठीक है। 15 में सर पहला तो 1 से भाग चला जाता है, दूसरा सर खुद से 15 से भाग चला जाएगा, तीसरा मुझे पता है सर 5 15 होता है तो 3 का भाग चला जाएगा, और मुझे पता है सर 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो सर ये भी हो गया। ये लो भाई क्लियर है। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया 9 कि सर 9 में 1 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग चला जाता है और 3 से ही भाग चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ
मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये जिस संख्या से भाग चला जाता है वो उस संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो 8 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर निकल के आए कि नहीं आए, ठीक है। 15 के फैक्टर कैसे निकल के आए, 1 2 3 4, इसके भी 4 फैक्टर निकल के आए। और 9 के 1 2 3, इसके कितने फैक्टर निकल के आए, 3 फैक्टर निकल के आए। तो मैं क्या अब ये नहीं कह सकता कि जो आपकी कंपोजिट नंबर होती है, जो भाज्य संख्या होती है, उसके कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सर जो कंपोजिट नंबर होती हैं उनके फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब गुणनखंड होते हैं। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नोट कर लेना, आप क्या करोगे, कॉपी में सेम टू सेम नोट करोगे। एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे ना, वीडियो को पॉज करके वो एग्जाम्पल भी आप नोट करते रहना साथ साथ में, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई कि संख्याएं अगर 2 से ज्यादा कोई संख्या हो गई, जैसे एक और खुद को छोड़कर अगर तीसरी संख्या भी आ जाती है तो संख्या होगी आपकी भाज्य संख्या है। और इनके 2 से ज्यादा फैक्टर भी होते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं और 2 ही संख्याएं होती हैं, एक तो खुद होती है और एक 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगली चीजों के बारे में। अब मुझे एक बात बताना आप कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे वो सारे ऐसे लिए थे, मैंने 8 ले लिया, 10 ले लिया, 15 लिया था, ठीक है, और 11 लिया था। तो ये सारी संख्याएं क्या थी, पॉजिटिव संख्याएं थी। कौन सी संख्याएं थी, धनात्मक संख्याएं थी, सारी धनात्मक। तो मैंने नेगेटिव संख्या क्यों नहीं ली, माइनस का 8 क्यों नहीं लिया मैंने, मुझे एक बात बताओ कि ये धनात्मक संख्या क्यों ली थी सारी एग्जाम्पल में। मैं माइनस का 8 भी तो ले सकता था, नेगेटिव संख्या भी तो ले सकता था भाई, ऋणात्मक वाली संख्या भी मैंने ले सकता था, लेकिन नहीं ली। क्यों नहीं ली, क्योंकि आपकी अगला पॉइंट लिख लो यहाँ पे नोट लगा के कि सर भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों ही आपकी हमेशा धनात्मक संख्याएं होंगी। कौन सी संख्या होंगी आपकी, धनात्मक संख्याएं होंगी। धनात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर ही होंगी हमेशा, ऑलवेज आपकी क्या होंगी, ऑलवेज आपकी क्या होंगी, आपकी या तो होंगी आपकी पॉजिटिव नंबर होंगी, धनात्मक संख्या होंगी। तो नोट में आपने लिख लिया पॉइंट नंबर 1 कि सर जो आपकी कंपोजिट और प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, भाज्य अभाज्य की बात कर रहे थे, वो हमेशा क्या निकल के आई हैं, आपकी पॉजिटिव नंबर ही होंगी। ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है, इतना पता चल गया। अब मैं आपको एक अगला पॉइंट और समझा रहा हूं, वो भी आप ध्यान से समझो। इसमें मैंने क्या किया, मैंने नंबर लाइन ली, नंबर लाइन ले ली मैंने। यहाँ पे होता है आपका माइनस का अनंत और यहाँ पे होता है आपका प्लस का अनंत, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3 और यहाँ ले लिया मैंने 4, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी होती है नेगेटिव वाली नंबर्स। तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि सर जो नेगेटिव वाली नंबर होती हैं वो आपकी कंपोजिट और प्राइम नंबर्स नहीं होती हैं, भाज्य भाज्य में नहीं आती हैं। तो मैं इनको तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, ये हट गए आपके यहाँ से, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 0 पे। अब मुझे एक बात बताओ, 0 में किसी संख्या का भाग चला जाता है क्या, नहीं जाता है। तो 0 भी आपकी ना तो भाज्य होती है ना आपकी अभाज्य होती है, ये चीज आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 0 को भी यहाँ से हटा दूंगा कि 0 जो होती है आपकी भाज्य और अभाज्य नहीं होती है। और अब आगे हम बात करेंगे 1 पर कि सर 1 क्या होता है। देखो आप अगर 1 की बात करूं मैं, तो 1 में अगर मैं किसी संख्या का डिवाइड कर सकता हूं तो वो है 1 से ही, ठीक है। आपको केवल 1 में 1 से ही भाग जाएगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 को डिवाइड कर सकती हो, ठीक है। जबकि मुझे पता है कि मुझे कम से कम इसके लिए 2 फैक्टर की जरूरत है, कम से कम 2 संख्याओं की तो जरूरत होती है, और इसमें 2 से ज्यादाओं की जरूरत होती है। तो मैं आराम से नोट करके लिख सकता हूं पॉइंट नंबर 2 में कि जो 1 होगा ना तो आपका भाज्य होगा, ना तो भाज्य संख्या होगी, और ना ही आपकी अभाज्य होती है, ना ही आपकी अभाज्य। इतना क्लियर हो गया भाई। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्योंकि आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया भाज्य और अभाज्य का, तो भाज्य अभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो आपको इतना पता चल गया कि सर जो 1 होता है वो ना तो भाज्य होती है, ना प्राइम नंबर होती है, ना ही आपकी कंपोजिट नंबर होती है। इतना क्लियर है, ठीक है भाई। 1 के बारे में क्लियर हो गया, इसको भी यहाँ से हटा दो। अब बात करते हैं 2 पे कि सर 2 तो मुझे खूब पता है कि 2 में 1 का ही भाग चला जाता है और 2 का ही भाग चला जाता है, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये कौन सी नंबर हो गई आपकी, प्राइम नंबर हो गई, मतलब अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ P लिख दिया, मतलब अभाज्य संख्या हो गई।
अब मैं 3 की बात करता हूं, सर 1 में 1 को और 3 को भाग चले जाता है, तो सर ये भी आपकी प्राइम नंबर हो गई, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या हो गई। अब मैं 4 की बात करूं तो सर 4 में 1 का, 4 का और 2 का भाग चला जाता है, तो सर 2 से ज्यादा संख्या हो गई, तो ये आपकी कंपोजिट नंबर हो गई, मतलब ये आपकी भाज्य संख्या हो गई और ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, इस चीज से क्वेश्चन निकल के आएंगे, देखो कैसे निकल के आएंगे। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आपको बतानी पड़े, तो आप इस नंबर लाइन पर देख के क्या बताओगे कि सर 0 होती नहीं है, 1 भी होती नहीं है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से मैंने देखा सर 2 तो प्राइम नंबर होती है, तो 2 से छोटी कोई हो सकती है क्या? पूरी तो हमने डिलीट मारते हैं इधर से, तो 2 से छोटी कोई भी प्राइम नंबर नहीं होती है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो यहां आराम से कि सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 2 होती है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई अगला क्वेश्चन ये कर दे कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो यार, ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होगी कि सर मैंने देखा 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो सबसे पहले तो 4 ही ऐसी संख्या निकल के आती है जो भाज्य है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? 4। तो ये भी नोट में लिख लो, पॉइंट नंबर 4 डाल के लिख लो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 4 होती है, ठीक है। आप ये नोट में आराम से लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट तो इसके हो गए, 2 पॉइंट इसके हो गए, और नोट में मैंने आपको 4 पॉइंट